जय हिंद साथियों। मैं इशारुद्दीन अहमद शाह, प्रबंधक IS पब्लिक स्कूल शाहपुर हावड़ा पोस्ट सतपुड़िया प्रयागपुर बहराइच। जितने भी विद्यार्थी क्लास 10 में पढ़ रहे हैं या एग्ज़ाम देने वाले हैं और यूपी से बिलोंग करते हैं, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूँ। और ये प्रश्न पूरे सामाजिक विज्ञान का एकदम कह लीजिए एकदम कलेजा है। यहाँ पर एक प्रश्न आता है, जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ। तो जो जर्मनी है उसका एकीकरण कैसे हुआ था, इसके विषय में पढ़ना। जैसे देश की आज़ादी के लिए महात्मा गांधी लड़े थे, ठीक उसी प्रकार से ऑटो वॉन बिस्मार्क ने बड़ी ही मेहनत करके 7 वर्ष के दौरान 1848 ईस्वी में जर्मनी का एकीकरण किया, एक संघ इकाई को जोड़ करके बनाया। तब जाकर 26 जनवरी 1871 को वर्साय के हुए एक समारोह में प्रथा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया और तभी 1871 में जर्मनी का एकीकरण हुआ। अतः ऐसे ऐसे वीडियो रोक रोक करके पढ़ते रहिए। फिर इसी के सवाल के जवाब में एक क्वेश्चन और बहुत पूछा जाता है, ऑटो वॉन बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है। जैसे महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है, राष्ट्रपिता कहते हैं, ठीक उसी प्रकार से ऑटो वॉन बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक कहते हैं, क्योंकि इन्होंने 7 वर्ष के अथक प्रयास से जर्मनी का एकीकरण 1871 ईस्वी में जनवरी में किया था। तो जिस व्यक्ति ने किसी देश की एकता अखंडता को जोड़ने के लिए अथक प्रयास किया हो तो उसे जनक कहा ही जाएगा। इस प्रश्न को आप लोग पढ़िए, रोक करके पढ़ लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंस है। इसे आना है तो फिर आना है बोर्ड एग्जाम में। एक महामंदी के 2 कारण पूछता है, कभी महामंदी के 3 कारण, कभी 4 कारण पूछता है, कभी 5 कारण। तो महामंदी क्या होता है। मंदी तो आप लोग समझते हैं कोई वस्तु सस्ती हो जाए, महामंदी तो आपको पता होगा कि जब औद्योगिक क्रांति हुई उस दौरान अमेरिका और ब्रिटेन ने बहुत बड़े पैमाने पर वस्तुओं का उत्पादन कर लिया। और जब कोई वस्तु का उत्पादन अधिक हो जाता है तो उसके कीमत में गिरावट आती है। और किसानों ने भी अपनी आय को बढ़ाने के लिए बहुत अधिक उत्पादन कर लिया था। और उसी वक्त दुनिया के देश आपस में लड़ रहे थे, जिससे वो लोग भी बहुत तंग थे। तो पैसे की कमी थी। एक तो वस्तुओं का उपभोग कम होना और उत्पादन अधिक होना, ये महामंदी का मुख्य कारण बना। आप लोग वीडियो को रोक रोक करके पढ़ लीजिए या मेरे इस वीडियो को सुनते रहिए। और ये आना ही आना है। बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वर्ष बोर्ड एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आता है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है महामंदी। या तो आप मेरे बात को सुनिए और या तो आप ऐसा करिए कि वीडियो को रोक रोक करके खुद पढ़ लीजिए। तो अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा है, 19वीं सदी के दौरान अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्रियों द्वारा बताया गया कि किन्हीं 2 प्रवाहों को स्पष्ट कीजिए। या कभी पूछा जाता है कि आर्थिक विनिमय के 3 तरह के गतिविधियां कौन कौन सी होती हैं। या कभी पूछा जाता है तीनों प्रकार के प्रवाहों के विषय में आप समझाइए। तो सबसे पहले आर्थिक प्रवाह का मतलब होता है रुपया पैसा, धन दौलत कैसे एक दूसरे तक आती जाती है, उसी को आर्थिक प्रवाह कहते हैं। पहले अपने भाषा में बात को समझिए। तो देखो, धन दौलत का आदान प्रदान या तो व्यापार से होता है, या मजदूरी करके होता है, या पूंजी लगाकर।
आपको विदेश से पैसा लेना है तो अब या तो वहाँ व्यापार जाके करिए, और या तो वहाँ मजदूरी करिए, और या तो आप वहाँ पर पूंजी लगाकर कोई कारखाना फैक्ट्री खोलिए। फिर आप लोगों को अगले प्रश्न की ओर लेकर चलते हैं। इसमें पूछा गया है, भारत में प्राथमिक उद्योग किसने लगाया और इसके लिए पूंजी उन्हें कहाँ से मिलती थी? तो आप लोग समझते हैं हमारा देश भारत चाइना से और बहुत देशों से बहुत पहले व्यापार किया करता था, लेकिन जब औद्योगिक क्रांति हुआ तो उद्योग से संबंधित व्यापार अंग्रेज़ों ने ज़्यादातर किए अपने देश में। कौन? अंग्रेज़ों से डच, पुर्तगाली, फ्रांसीसी बहुत से लोग आए, लेकिन इंग्लैंड से जो अंग्रेज़ लोग आए उन्होंने यहाँ पर फैक्ट्रियाँ कारखाने लगाए, और उनके लिए वे पूंजी खुद यहीं से ले जा कर के माल को अपने वहाँ बेचते थे, और वहाँ से बना हुआ सामान लाकर यहाँ बेचते थे, यहाँ से कच्चा सामान ले जाकर बनाकर यहीं बेचते थे, यानी उसकी पूंजी भी यहीं से प्राप्त कर लेते थे। फिर एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि गुटेनबर्ग ने अपनी प्रेस में पहली कौन सी किताब छापी थी? तो आपको पता होगा गुटेनबर्ग ने अपने प्रेस में पहले बाइबिल छापी थी। कौन किताब? बाइबिल। ये ईसाइयों की किताब है। तकरीब 180 प्रतियां बनाई थी, सिर्फ 3 साल का समय लिया। 180 प्रतियां बनाने में 3 साल का समय लिया बाइबिल की। यानी बाइबिल जैसे रामायण होता है, महाभारत, कुरान, मोटी मोटी किताबें, इससे बाइबिल है ईसाइयों की किताब है। उस किताब को इन्होंने सब लिखा, फिट किया, मुद्रित किया। फिर है मृदाओं की विशेषता का उल्लेखित। यहाँ पर बताया जाएगा कि मृदा किसे कहते हैं, मृदा का निर्माण कैसे होता है, और ये कैसे बना है, इसकी संगठन क्या होती है, संरचना क्या होती है, कितने भागों में बांटा गया है। तो आपको पता ही होना चाहिए कि मृदा का निर्माण प्राकृतिक कणों के टूटने से हुआ है। इसमें ह्यूमस होते हैं, पेड़ पौधों की जो है, पेड़ पौधों के अपशिष्ट होते हैं, और ये सारी चीज़ें होती हैं इनके साथ। और एक जानना और जरूरी है कि ये मिट्टी जब बनकर तय कितने प्रकार के होते हैं, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, पहाड़ी मिट्टी, ये सब है। काली मिट्टी, जैसे काली मिट्टी कपास की मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा बहा कर लाकर बनाई जाती है, या गन्ने और चावल गेहूँ के लिए अधिक उपयुक्त है। काली मिट्टी कपास गन्ने के लिए है। ठीक है, तो ये सब चीज़ पढ़ लेना। अब फिर मृदा अपरदन किसे कहते हैं, ये कैसे होता है? तो आप मृदा के कटाव और उसके बहाव की क्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। मृदा अपरदन एक आम भाषा है, इसमें मतलब होता है मिट्टी का कटाव। इसका मुख्य कारण कई है, एक भौतिक कारक भी है। मिट्टी जहाँ पर ढाल हुआ होती है वहाँ मिट्टी ज़्यादा करती है, ज़्यादा बारिश होती है तब मिट्टी ज़्यादा करती है, या आंधी हवा तेज़ चलती है तो मिट्टी भी उड़ती है, उपजाऊ मृदा अपरदन होता है। ये चीज़ें हैं। या खेत को खाली छोड़ दीजिए, पशु चारागाह हो, इत्यादि कई कारण। खेत के चारों तो मेड़ न बंधी हो, बहुत कारण है। वन और वन्य जीव संरक्षण में सहायक रीति रिवाजों पर एक निबंध लिखना है। यानी कहते हैं वन्य और वन्य जीव संरक्षण। तो आप लोगों को पता है वन और वन्य जीव दोनों का संरक्षण करना बहुत जरूरी है करना, क्योंकि कहते हैं ना, जंगल से शेर और शेर से जंगल। ये जंगल नहीं रहेगा तो शेर कहाँ रहेगा, शेर नहीं रहेगा तो जंगल नहीं रहेंगे। तो वन्य और वन्य जीव दोनों बहुत जरूरी हैं। अब जंगल के बिना, यानी पेड़ पौधे जितने हैं, वनस्पतियाँ समाप्त हो जाएं, तो बड़े बड़े जो वन्य आधारित उद्योग हैं वो सब, जैसे देशलाई उद्योग, प्लाईवुड उद्योग, माचिस उद्योग, बीड़ी उद्योग, लाख उद्योग, मोम उद्योग, तमाम जड़ी बूटियों के उद्योग, अखरोट, तमाम चीज़ें मिलते हैं। हर्रा बहेर, सब जंगलों से जड़ी बूटियाँ प्राप्त होती हैं। तो इससे बहुत नुकसान लगेगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जंगलों, वन्य और वन्य जीवों का संरक्षण बहुत जरूरी है। और अगला पार्ट है बहुउद्देशीय परियोजना से होने वाले लाभ और हानि बताओ।
तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना हम यदि चलाते हैं तो उन परियोजनाओं को हम बनाते हैं तो उनसे लाभ और हानि दोनों है। इसका नाम बहुउद्देशीय इसलिए पड़ा क्योंकि इसे बनाने का बहुत उद्देश्य होता है, जैसे बांध बनाकर बिजली का निर्माण करना, जल भर के ऊंचे स्थानों पर सिंचाई करना, फिर उसके बाद में वहाँ पर वर्षा जल संरक्षण करना, मत्स्य पालन करना, पर्यटन बनाना, और जो है नौका विहार करना, तमाम प्रकार की चीज़ें होती हैं। लेकिन इस बांध का मुख्य उद्देश्य होता है बिजली निर्माण करना, और इससे नुकसान भी होता है। जहाँ पर बांध बना करके पानी बहुत अधिक डंप कर दिया जाता है, वहाँ के जो पेड़ पौधे होते हैं और वहाँ की जो रीति रिवाज कल्चर होते हैं तो उनसे वो हट जाते हैं, अलग हो जाते हैं। फिर इसके बाद में पूछा जाता है कि कृषि उपजाऊ कम क्यों हो रही है। तो कृषि उपजाऊ कम होने का निम्नलिखित कारण: खेतों का छिटके होना, खेती पुराने ढंग से होना, कृत्रिम बीजों का अभाव होना, कृषि के विषय में जानकारी ना होना, तमाम चीज़ें हैं। इन सब चीज़ों को आप लोग वीडियो को रोक रोक करके सुनिए या पढ़िए। सुनोगे तो मज़ा नहीं आएगा, इसे रोक रोक करके एक एक वीडियो 1-1 मिनट का है, रोक करके पढ़ कर याद कर लीजिए। भारत में आर्थिक विकास में खनिज आधारित उद्योगों की विवेचना कीजिए। यानी कह रहा है भारत में आर्थिक विकास, जो आर्थिक समझ रहे हो ना क्लास 10th में, तो आर्थिक तो समझते ही होंगे। तो भारत के आर्थिक विकास में खनिज आधारित उद्योगों के योगदान की विवेचना करना है। तो चाहे लोहा उद्योग हो, चाहे इस्पात उद्योग हो, लोहा इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग कहते हैं, चाहे सीमेंट उद्योग हो, यानी उद्योगों में उद्योगों का बड़ा महत्व है आर्थिक विकास में। फिर पूछा जाता है भारत में सड़कों का वर्गीकरण कीजिए। तो निम्नलिखित प्रत्येक का वर्णन लगभग 40 शब्दों में कीजिए। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराज मार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग। तो आपको पता होगा कि भारतीय सड़कों को कई भागों में बांटा गया। नंबर 1 स्वर्णिम चतुर्भुज महाराज मार्ग, फिर राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य राजमार्ग, जिला मार्ग, अन्य सड़कें, सीमांत सड़कें। 6 प्रकार की सड़कें होती हैं। इन सब सड़कों को आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए, इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो सड़कें होती हैं किसी देश के विकास के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। अच्छी सड़कें नहीं होती हैं तो वो देश राज्य पिछड़ा होता है। जिस क्षेत्र में देख लीजिए सड़कों का डेवलप है, वहाँ पर आना जाना, शहर का सामान, ग्रामीण में ग्रामीण का सामान, चाहे कृषि सामान हो, चाहे उपभोग की सामान हो, चाहे उपभोग उत्पादक के सामान हो, उसको लाना ले जाना सब सड़कों का कार्य है। खेत में गन्ने आप तैयार कर लीजिए तो आपको मिल ले जाने के लिए सड़क की ज़रूरत पड़ेगी ना। इस प्रकार से सड़कों का बड़ा महत्व है। संघवाद से क्या तात्पर्य? संघवाद का क्या अर्थ है? संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो आप लोगों को पता है कि संघवाद सरकार का एक प्रारूप है। इसमें सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उसकी विभिन्न आनुवंशिक इकाइयों के बीच बंट जाती है। संघवाद यानी राज्य सरकार होती और केंद्र सरकार ना होता तो समझ जाते संघवाद नहीं है। यानी इसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन सब प्रदेशों को मिलाकर एक बना भारत देश। तो ये समझिए से कई देशों का या राष्ट्रों का या प्रदेशों का एक संघ हो गया, इसी को संघवाद कहते हैं। ये जहाँ पर संघ होती है वहाँ सरकार की दोहरी स्तर होती है, जैसे राज्य सरकार और केंद्र सरकार। जो राज्य सरकार होती है, जैसे योगी जी हैं वो राज्य सरकार के मालिक हैं, लेकिन मोदी जी हैं वो केंद्र के मालिक हैं। तो संघ देख रहे हैं मोदी जी, तो कुछ योजना जो इनसे वंचित रह जाती है वो उनसे पूर्ति हो जाती है। फिर भारत में विकेंद्रीकरण से आप क्या समझते हैं? तो जन केंद्र और राज्य सरकार में शक्तियाँ लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती है तो उसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। यानी जिन केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियाँ लेकर
स्थानीय सरकारों को दी जाती है तो उसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। इसके पीछे बुनियादी सोच यह है कि अनेक मुद्दाओं और समस्याओं का निपटारा होता है इससे। फिर अगला प्रश्न, भारतीय समाज में जाति प्रथा अभी भी प्रचलित है, इसके कारण क्या है? इसको समाप्त करने के 2 उपाय बताइए। तो आधुनिक भारत में जाति संरचना और जाति व्यवस्था भारी बदलाव आया है, किंतु फिर भी समकालीन भारत में जाति प्रथा विदा नहीं हुई है, यानी पूर्णतः खत्म नहीं हुई। जातिगत असमानताओं के कुछ पुराने पहलू अभी भी बरकरार हैं। अभी भी ज़्यादातर लोग अपनी जातियों या कबीलों में ही शादी करते हैं। संवैधानिक प्रावधान के बावजूद छुआछूत की प्रथा अभी भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। जाति व्यवस्था के अंतर्गत कुछ जातियां लाभ की स्थिति में अपने जाति में परिवर्तन करती हैं। तो तमाम चीज़ें हैं। उपभोक्ता जागरूकता हेतु कोई 4 उपाय बताइए, यानी जो उपभोक्ता होते हैं उन्हें कैसे जागरूक होना चाहिए। उपभोक्ता जो सामान खरीदते हैं उन्हें चौंके रहना चाहिए दुकानदार से, क्योंकि जो दुकानदार होते हैं बेईमानी करते हैं। वो क्या करते हैं, बेईमानी करते हैं और आपको घटिया सामान देते हैं, घटिया किस्म का। जैसे आप बीज लाए बोने के लिए, या आटा लाए, या चावल लाए, या तेल लाए, या मक्खन लाए, कोई भी खाने पीने की चीज़ें लाए, तो उसमें प्योरिटी जो अब लिखेंगे 90% तो रहेगा 80%, यानी प्योरिटी में कमी होती है, घटिया सामान बनाते हैं। दूसरा चीज़ देखिए, घटतौली भी होती है। आपको जब 5 किलो सामान देंगे तो ठहरता है कहीं 4.5 किलो, तो घटतौली भी होती है। और अधिक मूल्य जो 10 रुपया केजी उसका मानक मूल्य है, तो 12-15 में भी दे देते हैं और मिलावट भी करते हैं, जैसे घी में, तेल में। और सुरक्षा उपायों की अवहेलना, और जो सुरक्षा के उपाय होते हैं उसकी अवहेलना करते हैं। अवहेलना, इसे बल्ब दिए आपको कि साल भर चलेगा, पता लगा हो गया पहले फूट गया। अब जब फूट गया आप वहाँ लेकर गए तो वो क्या कहते हैं कि ये बताइए भैया आपने कहीं तार शॉर्ट किया होगा, वोल्टेज बढ़ गया होगा, उल्टा सीधा पहाड़ा पढ़ाएंगे। तो ये सब चीज़ सामान खरीदते समय उपभोक्ताओं को बहुत सतर्क रहना चाहिए। अब बाई द वे कि उपभोक्ता को शोषित करता है दुकानदार, तो उपभोक्ता को भी अधिकार दिए गए, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सुरक्षा का अधिकार कि SI मार्क देखकर तब वस्तुओं को खरीदो, वैसे ना खरीदो, सुरक्षित रहो। फिर सूचना का अधिकार, यदि कोई घटतौली करता है, मिलावटी करता है, गुणवत्ता में कमी है, तो इसकी सूचना आप दीजिए। चुनने का अधिकार, आप कोई भी कंपनी, किसी भी प्रकार का कोई भी सामान ले सकते हो। सुनवाई का अधिकार, हर उपभोक्ता को यह अधिकार है कि वह अपने जुड़ी हुई संस्था से अपनी बात को बताए, अपनी समस्या को बताए, जिस पर वह पूरा ध्यान दे। जैसे आप किसी कंपनी का कोई सामान खरीदते हो, अब उससे आपको एलर्जी हो रही, नुकसान हो रही है, तो उसे कंपनी को आप बताइए। और शिकायत, उस कंपनी यदि नहीं सुन रही है तो उसका शिकायत आप कर सकते हैं न्यायालय में। इसके लिए कोपरा के अंतर्गत उपभोक्ता विवादों से निपटाया जाता है। यह जिला और राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर त्रिस्तरीय न्यायिक तंत्र स्थापित किया गया है। तो यहाँ पर उपभोक्ता के अधिकार दिए गए, इस पर निबंध लिखने को आता है। तो हेडिंग बना लेना, सुरक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, और सुरक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, न्याय का अधिकार, और तो सारी चीज़ें हैं। हाँ चलिए, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में अंतर बताइए। ये बहुत आता है कि प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं या द्वितीयक क्षेत्र किसे कहते हैं। प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक में अंतर लिखो। तो देखो, कृषि और उसके सहयोगी सेवा क्षेत्र के रूप में जाना जाता है प्राथमिक क्षेत्र को। यानी कोई भी चीज़, चाहे आपको रेशम बनाना हो, चाहे चीनी बर्फी बनाना हो, चाहे आटा पिस्ता कुछ भी हो, सबका शुरुआत कहाँ से होता है? कृषि और खनन से। तो प्राथमिक क्षेत्र है कृषि और खनन। अब द्वितीयक क्षेत्र क्या है? जैसे कृषि से गन्ना मिला और गन्ना मील को गया, अब मील को गया, वहाँ से चीनी बना, ये द्वितीयक क्षेत्र हो गया।
खनन करके अयस्क निकाला गया, अयस्क से लोहे की राड बनाई गई। यह द्वितीयक क्षेत्र हुआ। अब तृतीयक क्षेत्र का है कि इसी चीनी को परिवहन किया जाता है, इसी को व्यापार किया जाता है, बैंक किया जाता है तो तमाम जो रुपए की लेन देन, पढ़ाई, इंजीनियरिंग, जो भी चीज़ें आता है वो सब आता है तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत। फिर संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र किसे कहते हैं? ये क्षेत्र सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं, उसे संगठित क्षेत्र कहते हैं, और जो क्षेत्र सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं होते हैं उसे असंगठित क्षेत्र कहते हैं। जिन क्षेत्रों में सरकारी नियमों विनियमों का पालन किया जाता है उसे संगठित क्षेत्र, और जिनमें सरकारी नियमों विनियमों का पालन नहीं किया तो उसे असंगठित क्षेत्र कहते हैं। जहाँ रोजगार की अवधि नियत होती है और असंगठित क्षेत्र में रोजगार की अवधि नियत नहीं होती है। इस क्षेत्र में जैसे उदाहरण के तौर पर कोई संगठित क्षेत्र क्या है, जैसे मनरेगा है, उसमें बताया गया साल में इतनी आपको नौकरी, इतना सैलरी दिया जाएगा। असंगठित क्षेत्र क्या है? कोई भी काम है, प्रधान जब तक अपने पर उनको अपने खेत में या कहीं काम करवाना है, जितना जब तक चाहे आपको रखे, जब तक चाहे ना रखे। फिर है आर्थिक गतिविधियों का विभिन्न क्षेत्रों की विभाजन करिए और उनके आधारों पर विवेचना कीजिए। यानी प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं, द्वितीयक आर्थिक क्रियाएं और तृतीयक आर्थिक क्रियाएं, जो भी बता रहे थे, बहुत इम्पॉर्टेंट ये है। प्राथमिक आर्थिक क्रिया होती है हमारी खनन कार्य और कृषि और मत्स्य पालन और पशुपालन और कुक्कुट पालन, ये सब आता है। जैसे खनन करना, कृषि करना, मत्स्य पालन करना, ये सब प्राथमिक आ गए। अब कृषि से हमें चीनी बनाना, ठीक, और खनन से लोहा प्राप्त करना, इस्पात प्राप्त करना, राड बनाना, ये सब द्वितीयक आ गए। अब जो है परिवहन करना, बैंकिंग करना, ये सब चीज़ आ गया इसके अंतर्गत तृतीयक अंतर्गत। लोकतंत्र किन स्थितियों में सामाजिक विविधता को संभालता है? समाज में भाई बड़ी विविधता है, लेकिन लोकतंत्र एक ऐसा है जो उसे संभालता है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं अनेक तरह से सामाजिक विभाजनों को संभालती है। इसमें इन टकरावों के विस्फोटों को रोकने के लिए अनेक प्रकार के कार्य किए हैं। जैसे देखिए, इसमें क्षेत्रवाद, जातिवाद, समाजवाद और तमाम पंथ होते हैं, उन सबको हमारी जो संघीय प्रणाली है उसे लोकतंत्र है, जनता का, जनता पर जनता द्वारा जो शासन होता है वो संभालती है। लोकतंत्र एक उत्तरदायी तथा वैध शासन व्यवस्था स्पष्ट कीजिए। कहते जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है बहुत अच्छी होती है, और जो राजकीय व्यवस्था होती है वो अच्छी नहीं होती है, क्योंकि जो लोकतंत्रीय होती है उनमें जनता की बड़ी भूमिका होती है और राजा निरंकुश नहीं होता। राजनीतिक दल से आप क्या समझते हैं? किन्हीं दो कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो राजनीतिक दल किसे कहते हैं, उनका क्या काम है? तो राजनीतिक दल को लोगों के एक ऐसे संगठित समूह के रूप में समझा जाता है जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है। समाज के सामूहिक हित के लिए वह लड़ता है और वह अपने पार्टी को चुनाव लड़वाता है, नीतियों और कार्यक्रम को जनता के सामने रखता है और कानून जनता के हित में बनाता है और फिर उससे सरकार को चलाता है। खुद कानून बनाता है और कानून के दायरे में रहता है और दूसरों को रखता है, और जनता के दुख दर्द को, उनकी समस्याओं को सॉल्व करता है। यही है राजनीतिक दल की व्यवस्था। जो राजनीतिक दल होते हैं उनका यह कार्य है। तो साथियों, आप लोग चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे। ज़रूर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप वीडियो को रोक करके मेरी बातों को सुनने से बेहतर है कि आप पढ़ें, और रोक कर इसे पढ़ लेंगे तो मेरा वादा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है सामाजिक विज्ञान में बहुत अच्छा नंबर आप लेकर आएंगे। अतः इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर दीजिए और देख लेना, आपको अच्छे नंबर लाएंगे। वीडियो को लाइक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज। ओके।